टुडे वी विल स्टार्ट रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेंगे। लेकिन इससे पहले रियल नंबर क्या है, हम रियल नंबर जान जाए। रियल नंबर जानने के लिए हमको नंबर सिस्टम, टोटल नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। जब हम लोग नंबर्स स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 को नेचुरल नंबर नाम दे दिया गया। कहाँ से दिया गया इसका कोई वो नहीं है। हाँ, बस हम 1 2 3 4 को नेचुरल नंबर, और इसका कोई एंड नहीं है। नेचुरल नंबर को साथ में हम ये बताते चले कि इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी लाइन पर। लाइन मतलब दोनों तरफ जो एक्सटेंड हो सकता है, हम इस पर 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ ये आया कि जब हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन ये आया कि नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी कहीं भी 1 से 2 के बीच में एक स्टेप की दूरी थी, वही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में है, वही 3 और 4 के बीच में है। लेकिन 1 को हम स्टार्ट कहाँ से करें? इसके लिए कहीं हमको एक बेस होना, कहीं भी कोई भी काम हम करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी होता है। उसके लिए एक पॉइंट लिया गया 0। जब उस नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसमें हमने 0 को ऐड कर दिया तो वह बन गया होल नंबर। होल नंबर, और अब होल नंबर को हम 0 1 2 3, अब ये कहा गया कि नंबर्स कंप्लीट हो गए। हमने एक पॉइंट इसी में 0 को लोकेट कर दिया गया। लेकिन फिर वही क्वेश्चन अराइज हुआ कि लाइन तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ में एंड तक बढ़ सकती है, बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है। दोनों का अलाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। हमने यहाँ से 0 को स्टार्ट किया तो जब हम इसको इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं तो वैसे ही इधर भी कुछ नंबर्स होंगे इस लाइन पर। जैसे एक स्टेप इधर 1 है, एक स्टेप इधर 2 है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई पॉइंट्स होंगे। तो उनको जिस डिस्टेंस पर हमने 1 को लिया उसी डिस्टेंस पर एक नंबर -1 को लोकेट किया गया, और उसी डिस्टेंस पर -2 को लोकेट किया गया। आइए हम इसको फिगर दूसरा कर दे रहे हैं। होल नंबर का फिगर हो गया 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब उसके बाद से हम इसी नंबर लाइन पर जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 को लोकेट किए, जितना इधर 1 2 3 लोकेट हो सकता है वैसे ही इधर -1 -2 3 लोकेट हो सकता है। तो इन नंबर्स को नाम दिया गया इंटीजर्स। ये नाम दिया गया इंटीजर्स। इसमें -1 -2 -3 ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और प्लस बीच में 0। इसका मतलब इंटीजर्स में क्या क्या आ गए? तो इंटीजर्स में आ गया निगेटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। ये तीनों मिलकर इंटीजर को कंप्लीट करते हैं। ये तीनों मिलकर इंटीजर कंप्लीट होता है, ये इंटीजर हो गया। अब उसके बाद से हमने नेचुरल नंबर को जान लिया कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है। ये एक तरफ राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव। उसमें 0 को ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया। अब निगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स होंगे, उन नंबर को हमने निगेटिव इंटीजर्स नाम दिया। जब इसको निगेटिव इंटीजर्स नाम दिया तो उन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर नाम दिया। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये भी कहा जा सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर मीन्स होल पूर्ण कंप्लीट नंबर है। अब उसके बाद से क्वेश्चन यहाँ ये आया कि जब हम नंबर्स को लोकेट कर रहे हैं नंबर लाइन पर, एक लाइन के हर पॉइंट को हम नंबर से लोकेट कर सकते हैं, तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता है? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहीं पर होल नंबर में ही इस यहाँ ये क्वेश्चन उठा था
इनके बीच में कोई ना कोई नंबर्स हो सकते हैं, तो इस नंबर को हमने लिखा 1.2, 1 से कम या 0.5 कह लीजिए, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया 3/2, ऐसे ही 5 2 होल 1/7। हम इस तरह से बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की खोज कह लीजिए या फ्रैक्शन की चर्चा हम लोग होल नंबर के बाद ही कर लिए थे। होल नंबर के बाद ही फ्रैक्शन आ गया था, फ्रैक्शन के बाद इंटीजर आया था। तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मींस पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि क्या 2 एक फ्रैक्शन है? तो हाँ, 2 एक फ्रैक्शन है। 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इज आल्सो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब p/q के फॉर्म में लिखना। तो जहां p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये फ्रैक्शन होते हैं। अब जैसे हमने फ्रैक्शन कहा कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर है, वैसे ही 0 से -1 के बीच में भी कोई नंबर होगा, -1/2 होगा, यहाँ -3/2 होगा। ऐसे ही सभी नंबर्स के बीच में होगा। उन नंबर्स को नाम दे दिया गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो रेशनल, तो अब क्वेश्चन यहाँ ये बच्चे पूछते हैं कि क्या -2 रेशनल नंबर है या सिर्फ दोनों के बीच का जो नंबर है वही नंबर है? -2 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन इस तरीके से लिखी गई, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 और q 0 नहीं है। यही फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर में ही इंक्लूड हो गया, जबकि बस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस यही है। फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर का एक पार्ट है, फ्रैक्शन सिर्फ रेशनल नंबर का पार्ट है। यहाँ p/q के फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन p और q नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये रेशनल नंबर यहाँ डिफाइन हो गया। रेशनल नंबर को अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को हम 0.5 0.5 भी लिख सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंट। इसी तरह 1/3 है, 1/3 को भी हम 0.3333 जैसे बढ़ता जाता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये डेसिमल का एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। हम इन सबको इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रेशनल नंबर हो गया। इस रेशनल नंबर में दो चीजें आपने देखी। एक चीज ये था कि डिफिनेशन तो इसका यही कहा जाता है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q which where p and q are integers and q is not equal to 0। बट एक्चुअल में हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में दो तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एक को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ जब हमने 2 से 1 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, और जब 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। कॉन्टिन्यूअस कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता रहता है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता है। एक थर्ड नंबर भी इसी कैटेगरी में आता है। डेसिमल का अगर रिप्रेजेंटेशन इन दोनों के अलावा हम देखें तो एक नंबर ये भी होता है जो कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं आता है, न तो टर्मिनेट होता है। यहाँ पर तो हो गया लाइए इसको लिख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये फॉर्म हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये फॉर्म हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो गया। एक तीसरा नंबर भी होता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और न ही रिपीट होता है। डेसिमल का वह फॉर्म विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर होता है जो
न तो टर्मिनेट होता है और न ही तो रिपीट होता है। हमने इसका एग्जांपल अभी लिख रहे थे 0.01 001 0001 00001 डैश डैश डैश। हम इस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप इधर चाहो तो 2 पॉइंट कर सकते हो या 3 पॉइंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक ही एग्जांपल है। यहाँ देखिए 0.01 001 ये खत्म नहीं हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही तो कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है, जैसा कि इसमें 3 रिपीट हुआ था, तो उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल और प्लस इर्रेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर होता है, इसी को रियल नंबर कहते हैं। एक तरह से अगर हम उल्टा स्टडी करना चाहें तो रेशनल नंबर इंटीजर्स को इंक्लूड किए हुए हैं। अभी हमने कहा कि 2 भी एक रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर है, क्योंकि यही लिखा डेफिनेशन यही है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जब किसी भी नंबर को यहाँ दोनों क्या है, दोनों p और q दोनों इंटीजर है। जब किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो इंटीजर होता है तो वो रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। और इंटीजर क्या है, हर इंटीजर होल नंबर। देखिए नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप छोड़ दें तो आप यहाँ ये भी लिख सकते थे नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर, क्योंकि होल नंबर किसको किसको इंक्लूड किए हैं, तो 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया। तो अगर आप इस तरह से देखना चाहें तो ये सभी रेशनल नंबर के पार्ट हैं, नेचुरल नंबर कह लीजिए या होल नंबर या इंटीजर। तो रेशनल नंबर में ये सभी के सभी इंक्लूड हैं। तो एक तरह से जब हम रेशनल नंबर और इररेशनल, जबकि इररेशनल इन सभी से डिफरेंट है, तो रेशनल प्लस इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आप सिंपल एक डिफिनेशन दे सकते हैं, रेशनल नंबर collection of rational number and real number is called collection of rational number and irrational number is called real number। ये रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है। इसके बाद आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, रियल के बाद इमेजिनरी नंबर होता है जिनको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो अगर आप नेचुरल नंबर जानते हो तो रियल नंबर जानते हो, होल नंबर जानते हो, इंटीजर जानते हो, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जानते हो, तो भी आप रियल नंबर जानते हो। इर्रेशनल नंबर के बारे में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ज्यादा जानकारी हम लोग लेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी को कंप्लीट को मिलाकर हम नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारा नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम में एक इमेजिनरी नंबर ही छूट रहा है, रियल प्लस इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी हम लोग के कोर्स में नहीं है, हम लोग 10th क्लास में रियल नंबर तक ही पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। Second, fundamental theorem of arithmetic। अब हम लोग को इन 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से हम टू फाइंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, इसका ये यूज है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की हेल्प से हम पहला तो ये प्रूव कर सकते हैं √2 √3 √5 etc आर इर्रेशनल नंबर। दूसरा, हम प्राइम फैक्टर, इसकी हेल्प से हम प्राइम फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस करने से पहले आपको लीमा के बारे में बता दें। व्हाट इज लीमा? लीमा इज अ
स्टेटमेंट। लीमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूफ किया हुआ है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, जो लिखा वो सही है। ठीक, लीमा के बाद एक आता है, आप लोग ने, हम लोग अक्सर अभी नाम लिया है हमने कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ेंगे। थ्योरम नाम हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज स्टेटमेंट which is proved with the help of लीमा। लीमा जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ये थ्योरम होता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट आता है कर्लरी। कर्लरी क्या है? कर्लरी किसी पर्टिकुलर थ्योरम पर बेस्ड स्टेटमेंट है। It is also a statement which is based on particular theorem। जो किसी पर्टिकुलर थ्योरम पर बेस्ड होती है। हर थ्योरम की अलग अलग एक कर्लरी होती है। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने नाम सुना है, तो पाइथागोरस थ्योरम की अपनी एक कर्लरी होती है। उस कर्लरी को हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम किसी न किसी लीमा को, जो कि प्रूव्ड स्टेटमेंट है, यूज करते हैं। तो यहाँ लीमा वर्ड हमको यूज आएगा, तो आप लोग को इसलिए मैंने बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है। लीमा, अगर जहां हम लीमा वर्ड यूज करेंगे उसके स्टेटमेंट की हमको जरूरत नहीं है, वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है। मतलब जो सेंटेंस लिख दिया है वो सेंटेंस अपने आप में सही है। थ्योरम लीमा की हेल्प से प्रूव किया जाता है और हर थ्योरम की अपनी एक पर्टिकुलर कर्लरी होती है। तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में और कुछ नहीं है, स्टेटमेंट को किसी जो डिवीजन है, हम लोग नॉर्मली जो डिवीजन करते थे, डिवीजन को लिखने का ही एक अनदर फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हटा देते हैं टू फाइंड एचसीएफ। हम इस एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, आपको ये लगेगा कि हम कैसे किसी नंबर को लिखते हैं। एक एग्जांपल है कि एक फल बेचने वाला एक सब्जी बेचने वाला अपनी टोकरी में कुछ अंडे को लेकर जा रहा था। वो अंडे लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे किसी से उसकी मुठभेड़ हो गई, तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और दूसरे आदमी ने क्या किया, उसकी टोकरी को उठाकर फेंक दिया, उसके अंडे फूट गए। तो उसने कंप्लेन किया, जिससे भी कंप्लेन किया हो, उसने कंप्लेन किया कि मेरे टोकरी में अंडे थे और इसने मेरी टोकरी गिराकर फोड़ दी। तो अब सामने वाले लोगों ने कहा कि कितने अंडे थे, तुम बताओ, उस अंडे के ये पैसे देगा। तो अब उसको ये बताने के लिए कि हमारे पास कितने अंडे थे, उसने कहा कि हमारी टोकरी में जो अंडे थे, अगर हम उनको दो दो का पेयर करके गिने, तो दो दो का पेयर करके अगर हम गिनते हैं तो एक बच जाता है। फर्स्ट उसने ये कहा, फर्स्ट पार्ट, अगर दो दो का पेयर बनाकर गिनेंगे तो एक बचेगा। दूसरा ये कहता है अगर हम तीन तीन का पेयर बनाकर उन अंडों को काउंट करते हैं तो दो बचता है, लास्ट में दो बचेगा। सीधा उसने आंसर दे दिया कि हमारे टोकरी में कितने अंडे थे। दो दो का पेयर बनाकर काउंट किया तो एक बचेगा, तीन तीन का पेयर बनाकर काउंट किया तो दो बचेगा, चार चार का पेयर बनाकर अगर हम काउंट करते हैं तो तीन लास्ट में बचेगा, पांच पांच का पेयर बनाकर अगर हम काउंट करते हैं तो चार बाद में बच जाता है, पांच छह छह का पेयर बनाकर अगर हम काउंट करते हैं तो पांच अंडे बचते हैं। और अगर हम सात सात का पेयर बनाकर काउंट करते हैं तो कोई अंडे शेष नहीं बचते हैं। और हमारी टोकरी में 150 अंडे से ज्यादा नहीं आ सकते। इसका मतलब जो अंडों की संख्या है वो 150 से कम है या 150 है, क्योंकि उस टोकरी में 150 अंडे ही आ सकते हैं।
अब इन सारी कंडीशंस को हमको नंबर ऑफ जो एक्स है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एक्स वही होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब लेट सपोज कर लिया, लेट नंबर ऑफ एक्स इन बास्केट इज इक्वल टू ए। मान लीजिए ए अंडे थे, हम दो दो का पेयर बनाकर, सात सात का पेयर बनाकर गिन रहे हैं, पता नहीं कितने पेयर बने, 10 पेयर बने, 20 पेयर बने, जो भी बने। अब हम इसका मतलब उस अंडे की संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं 7b + 0। ये क्या है, नंबर ऑफ पेयर है। हम जैसे अगर 70 की संख्या हमारे पास 70 अगर अंडे हैं तो हम सात सात करके गिनेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे, मतलब b की वैल्यू आ गई 10। हम इस तरीके से नंबर ऑफ एक्स को लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एक्स हमने ए सपोज कर लिया। अब देखिए, आप ऊपर से चलिए या नीचे से चलिए, जिसको आप लेकर करना चाहें। पहले हमने इसको लिख दिया। अब अगर 6 करके आप अंडे को काउंट कर रहे हैं तो मान लीजिए क्यू, आपने क्यू टाइम काउंट किया, क्यू पेयर बने, प्लस 5 अंडे शेष बच जा रहे हैं, तो हम इसका मतलब नंबर ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर 5 हमने गिना, मान लीजिए एस पेयर बना और 4 अंडे शेष रह गए। इसी तरह ए को हम लिख सकते हैं 4r + 3 लिख सकते हैं। ए को ही हम लिख सकते हैं 3m + 2 लिख सकते हैं, और ए को हम लिख सकते हैं 2n + 1 लिख सकते हैं। अब उसी एक संख्या को, जो अंडे की संख्या है जो भी है, मान लीजिए 149 है, 150 ही है, तो 150 को हम इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड ने इस चीज को रिप्रेजेंट किया कि किसी नंबर को अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर से किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लिखने का फॉर्म इस तरीके का हो सकता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि आखिर अंडे कितने थे, तो चलिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं। मेरा पर्पज इतना ही था बताना कि हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि सात सात का हम काउंट करेंगे तो वो 0 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एक्स है वो क्या है, वो 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 हो सकता है, 14, अब इससे ज्यादा नहीं, तो इन्हीं में से कोई अंडे की संख्या हो सकती, क्योंकि ये सारे जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल हमने लिखे हैं। ये 7 से सब डिविजिबल सारे नंबर्स को हमने लिख दिया है। तो नंबर ऑफ ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब हम ऊपर से सबको मिलाते चले, जब दो दो का पेयर बनाकर गिन रहे हैं तो एक बच रहा है। इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ एक्स होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 14 को कैंसिल कर सकते हैं, 28 नहीं हो सकता, 40, क्योंकि ये सब अगर 14x है तो हम दो दो का पेयर बनाकर गिनेंगे तो 7 पेयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। 56 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता, 84, 98, 112, 126, 140, ये नंबर ऑफ x नहीं हो सकते। फिर देखिए, अब आप ये भी कह सकते हो 5, चलो चलिए 3, इसको ये हमने एप्लीकेशन ये अप्लाई कर लिया। 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 रिमाइंडर है, मतलब जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो जो 3 से डिविजिबल जितने नंबर है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। 21 कैंसिल हो गया, 63 कैंसिल हो गया, 105 कैंसिल हो गया, 147 कैंसिल हो गया। ठीक है,
4 4 से अगर डिवाइड पेयर बनाएंगे तो 3 रिमाइंडर बनता है। इसका मतलब अगर 4 से डिविजिबल कोई नंबर है तो चलिए इसमें नहीं बचा है। 5 से डिवाइड करने पर 4 आपका बचेगा। इसका मतलब ये नंबर जो भी नंबर ऑफ एक्स है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन सा है, तो 35 है और क्या है 105 तो कैंसिल ही हो चुका है। अब देखिए 6 से डिवाइड करने पर कितने कितने एक्स बचेंगे, तो 5 एक्स बच रहे हैं। जब इसको 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 बचेगा। इसका मतलब यह भी पॉसिबल नहीं है। इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 8 जा 48 होता है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। जबकि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 6 से डिवाइड करने पर 5, इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 17 है, 6 यहाँ 1 मिनट 6 से 77 को आप डिवाइड करके देख लीजिए। 6 से 77, 6 1 जा 6, 1 7, 6 2 जा 12, 5 रिमाइंडर है। एक ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरा 91, 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 133 को डिवाइड कीजिए तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 77 में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नंबर ऑफ एक्स 119 है जो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये 77 क्यों नहीं होगा, 77 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करने पर 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर बच रहा है। जबकि 5 5 का पेयर बनाने पर 4 रिमाइंडर आना चाहिए, इसलिए 77 भी पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ एक्स कितने हो गए, 119 हो गए। तो किसी एक नंबर को देखिए 119 को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सभी तरीके सही है। आप किसी भी फॉर्म में लिखेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये मेथड दिया था, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, नोट कर लीजिए। इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a is equal to bq plus r, where r is less than or equal to 0, sorry, r is greater than or equal to 0 and less than b, and q and r are whole numbers. q और r कोई whole numbers है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है bq plus r। इसकी हेल्प से हम HCF निकालते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपके NCERT का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है NCERT एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225। आपको 135 और 225 का HCF निकालना है। हम लोग इसके पहले HCF निकालने का डिवीजन मेथड पढ़े थे। 225 को हम लोग 135 से हम साइड में उसको उस मेथड को एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। 135 से डिवाइड करते थे, 1 डिवीजन एक बार गया, 0 12 - 3 9, 90 रिमाइंडर हुआ। इसी चीज को अब हम लोग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे कि 225 को हम लोग मालूम है HCF निकालने के लिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो 225 को हमने 135 से डिवाइड किया। डिवीजन एक बार पॉसिबल है, प्लस रिमाइंडर 90 बच रहा है। मतलब हम 225 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 135 × 1 + 90। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 225 आ रहा है। तो लिखने का मेथड वही, उसी डिवीजन मेथड को ही हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, 90 को 135 से डिवाइड करते थे, तो 90 1 जा 90, 5 4 45 हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, 135 को 90 से डिवाइड किया, डिवीजन 1 टाइम गया, प्लस 45 रिमाइंडर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप उसमें नहीं करेंगे। अब आप बताइए क्या करेंगे। हमने 225 को 135 से डिवाइड किया, 1 कोसेंट आया और 90 रिमाइंडर आया, ये Q आया और ये रिमाइंडर R आया।
कोसेंट को, जो b की वैल्यू थी, b को हमने फिर रिमाइंडर से डिवाइड किया था, वहां भी वही किया था, तो अब हम फिर वही काम करेंगे। जो b है, b इसमें क्या है, b इसमें 90 है, अब हम 90 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 45 टू ज़ा 90 होता है 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 0। इस प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर आ जाता है 0 तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है उसी को हम लोग HCF कह देते हैं। HCF इज 45, ठीक। और हम लोग डिवीजन में पहले भी इसी तरह से करते थे, 90 को डिवाइड किया, 45 टू ज़ा 90 कैंसिल हो गया, तो 45 को हम लोग HCF कहते थे। तो अब हम लोग HCF इस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम हो तो आप पहले डिवीजन मेथड से 1-2 स्टेप करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हो गया। आप इस बेसिस पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे।